रायपुर नक्सली हमले के बाद एक्शन हुआ है। एक्शन क्या हुआ है? पुलिस हेडक्वार्टर में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, मुझे बताइए कौन ले रहा है बैठक और सरकार की इस पूरी हमले से निपटने के बाद, आईईडी ब्लास्ट के बाद क्या रणनीति है? जी बिल्कुल, देखिए दीपक जी, इस वक्त रायपुर में जो छत्तीसगढ़ पुलिस का मुख्यालय है उसमें बैठक हो रही है और ख़ास तौर पर एक कॉन्फ्रेंस रूम में जो तमाम सीआरपीएफ से जुड़े जो ऑफिसर्स हैं, स्टेट पुलिस से जुड़े ऑफिसर्स हैं और वहाँ के जो पुलिस हेड हैं, वो सारे लोग इस वक्त बैठक ले रहे हैं और सिचुएशन का असेसमेंट किया जा रहा है। ये पता किया जा रहा है कि ये हमला कैसे हुआ और इस वक्त आगे किस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो पूरी कार्रवाई चल रही है उसको अंजाम देना है, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और काफ़ी फोर्सेस अभी रास्ते में है। कुछ फोर्सेस उस जगह पहुंच गई हैं जिस जगह पर नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ पुलिस की गाड़ी को उड़ाया था आईडी से, लेकिन कई अभी जो फोर्सेस हैं वो रास्ते में हैं और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नक्सली इस तरीके से प्लानिंग करते हैं कि उनको मालूम है कि जब वो कोई घटना को अंजाम देंगे तो रीइंफोर्समेंट आएगी और उस रास्ते में भी वो आईडीज बिछाते हैं, कई बार एम्बुश लगाते हैं। तो ये एक बड़ा जटिल इस वक्त पूरा प्रोसेस है। दूसरी बड़ी बात, होम मिनिस्ट्री से लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो संपर्क में है, क्योंकि सीआरपीएफ वहाँ पर डिप्लॉय है और खुद गृह मंत्री लगातार इस पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। जो जानकारी दी गई है इस वक्त होम मिनिस्ट्री को, उसमें बताया गया है कि ये गाड़ी जो छत्तीसगढ़ पुलिस की थी वो आईडीज़ के नीचे आ गई, प्रेशर बम का इस्तेमाल हुआ था और दो सबसे बड़ा रीज़न माना जा रहा है कि अटैक क्यों हुआ था। पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कि पिछले महीने फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीआरपीएफ ने रेजिंग डे मनाया था, अपना स्थापना दिवस, कोर नक्सल एरिया में नक्सली से बौखलाए हुए थे। दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से खुद अमित शाह सुकमा के एक फॉरवर्ड जो सीआरपीएफ का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है वहाँ वो रुके थे, उसको लेकर के भी नक्सल अपने आप को नक्सली चैलेंज मांग रहे थे और अपनी प्रेजेंस को उन्होंने दिखाने के लिए इस तरीके से कार्रवाई की है। लेकिन फिलहाल अगर हम सिर्फ मीटिंग की बात करें तो लगातार उसमें सीनियर पुलिस के ऑफिसर जो है जो पुलिस के ऑपरेशन के अधिकारी हैं, सीआरपीएफ के जो ऑपरेशन के अधिकारी हैं और ख़ास तौर पर तमाम जो वहाँ पर किस तरीके से मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, सर्विलांस सिस्टम है, उसकी मदद ली जा सकती है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, क्या उन्होंने कोई फ़ोन पर बात की, उनके लीडर्स कौन हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनके खिलाफ ऑपरेशन करना, ये इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। इसके साथ ही जो जवान जो घायल हुए हैं उनको किस तरीके से, उनकी सिचुएशन क्या है, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। ठीक है दीपक जी। मनीष बने रहिए आप हमारे साथ। मैं चाहूंगा आप इस पूरी बहस के दौरान बने रहे। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, भूपेश बघेल सरकार की क्या रणनीति है पिछले 4.5 साल में? अब तो चुनाव आने जा रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ। अब तक कैसा अप्रोच रहा है भूपेश बघेल सरकार का नक्सलियों के खिलाफ? हाँ मनीष, आपसे ये सवाल है, क्या अप्रोच रहा है सरकार का, ग्राउंड पर क्या है, बताइए। देखिए अगर जी हाँ बिल्कुल, देखिए मैं अभी पिछले 15 दिन पहले भी उसी जगह पर गया था, उसी दंतेवाड़ा में गया था जहाँ पर एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं। और अगर हम नक्सल की बात करें तो सभी ये मानते हैं कि स्टेट और सेंटर इस मामले में मिलकर के कार्रवाई कर रहे हैं और सभी को मालूम है कि ये जो नक्सल है ये बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन सबसे पहले क्या चैलेंज होता था दीपक जी, आप जानते हैं कि नक्सली जो है किसी एक स्टेट में नहीं है। अगर आप देखें तेलंगाना में भी है, उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में है। एक स्टेट में जब ऑपरेशन होता है तो वो दूसरे स्टेट में भाग जाते हैं। तो इसके लिए एक बड़ी खास स्ट्रेटजी बनाई गई एफओबी की, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की। पिछले 5-6 महीनों से ये स्ट्रेटजी अगर आप देखें तो झारखंड में बड़ी कामयाब हुई है और छत्तीसगढ़ में भी कि सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के जवान कोर जंगल के एरिया में जाकर के बैठ जाते हैं, नक्सलियों का मूवमेंट रुक जाता है। दूसरी बड़ी बात, सैटेलाइट से भी काफ़ी मदद ली जा रही है। जंगल के इलाके में, किसी अनजान इलाके में जहाँ आबादी नहीं है, जहाँ पर धुआं उठ रहा है, तो ये जाहिर है समझा जाता है कि कोई खाना बना रहा है और अगर कोई आबादी वहाँ पर नहीं है तो फिर वो कौन हो सकता है। उनकी बाकायदा बारीकी से एनालिसिस किया जाता है पिक्चर की और अगर उनके पास गन होते हैं या उनके पर और जो ग्राउंड पर इंटेलिजेंस होते हैं उसके बेस पर कार्रवाई की जाती है। तो नक्सलियों में हड़कंप है, जो उनके PLGA है, जो मेन जो उनके अपनी आर्मी है नक्सलियों की, वो सिकुड़ती जा रही है। और लगातार ये बात महसूस की जा रही थी कि जिस लेवल पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में C60 जो उनकी जो कमांडो फोर्स स्टेट पुलिस की, या फिर यह बात करें कि तेलंगाना की जो स्पेशल फोर्स है ग्रे हैंड, वो जिस तरीके से ऑपरेशन कर रहे थे, नक्सलियों को ये लग रहा था कि अब उनके लिए बचना मुश्किल है। और यही वो तरीका है कि जहां उन्होंने ऑफेंसिव अपने आप को उन्होंने किया है। लेकिन यहाँ ये भी आप देखें कि खुद जानते हैं आप इस बात को कि पहले 2-4 साल पहले नक्सली किस संख्या में आते थे, एम्बुश लगाते थे, गाड़ियों को बम से उड़ाते थे, उसके
उसके बाद घेरते थे, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मारते थे, उनके गन लेकर जाते थे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जिन जवानों को उन्होंने मारा उनको उन्होंने छोड़ा, और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला उनके पेट के अंदर उन्होंने आईडीज रखी थी। तो इस लेवल पर मैसिव प्लानिंग वो करके आते हैं। लेकिन इस बार जो अटैक हुआ है, नक्सली रुके नहीं हैं, उन्होंने प्रेशर बम का इस्तेमाल किया गाड़ी पर, उसके बाद उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद वो निकल भागे हैं। तो ये एक दिखाता है कि उनके अंदर स्ट्रेंथ अब उस लेवल का नहीं है। लेकिन अगर आपने बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार की और सेंटर की, तो कम से कम जब भी मैंने अधिकारियों से बात की, जानने की कोशिश की कि क्या ऐसा तो नहीं कि कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो सभी ने कहा कि हम मिलकर के काम कर रहे हैं इस मामले में। बहुत अच्छा, अच्छी जानकारी दी मनीष आपने। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ अरुण साहब जुड़ गए हैं। थोड़ी देर पहले हमने उनसे जुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत थी। साहब मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो राज्य इस साल ही चुनाव में जाने वाला है, उसकी हैसियत से आपको पूछता हूं, इस हमले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आज की इस दुर्भाग्यजनक घटना में हमने छत्तीसगढ़ महतारी के अपने 11 बेटों को खोया है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, बहुत दर्दनाक और बहुत विभत्स ये दृश्य दिख रहा है। ये हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के 11 बेटों का शहादत व्यर्थ न जाए, इसके लिए एकजुट होकर पूरी ताकत से आज काम करने की जरूरत है। इस प्रकार से हमारी सरकार ने सरगुजा में शांति व्यवस्था कायम की है, बस्तर में भी उसी तरह की शांति व्यवस्था हो, ये आज हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इस दिशा में काम करना है। छत्तीसगढ़ को अभी माननीय गृह मंत्री जी का स्वयं बस्तर आगमन हुआ था, पर जब राज्य मंत्री बार बार कहे हमने नक्सलियों को पीछे खदेड़ दिया है, नियंत्रित कर दिया है, और उसके बाद भी लगातार घटनाएं हो रही है, तो ये सोचने का विषय है कि सरकार कितनी गंभीर है इस विषय को लेकर। तो क्या साहब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नक्सलियों के हैंडलिंग में गड़बड़ी कर रही है? क्या यह राजनीतिक आरोप है आपका? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने इन छत्तीसगढ़ महतारी के बेटों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। पर इस बात को आज ये कहना चाह रहा हूं कि आज की घटना से जागना चाहिए और जागकर आगे की रणनीति बनाकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि बस्तर में भी शांति व्यवस्था बहाल हो। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जागने की जरूरत है तो क्या सो रही है सरकार? ये आरोप लगा रहे हैं। लगातार घटनाएं घट रही है, इस पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता से इस विषय को लेने की जरूरत है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब सरकार को जागना चाहिए, पूरी शिद्दत से काम करना चाहिए। तो क्या शिद्दत से काम नहीं किया भूपेश बघेल की सरकार ने? अरुण साहब ये कह रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार घटनाएं हो रही है, अभी थोड़े दिन पहले ही बीजापुर के विधायक के काफिले पर हमला हुआ था। कुछ दिन पहले जनवरी के महीने में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की हत्या की गई थी। घटनाएं तो लगातार हो रही है दीपक जी, इसलिए मेरा कहना है कि पूरी गंभीरता से इस विषय को लेने की जरूरत है। ठीक है, विंग कमांडर हनुमा आचार्य जी हमारे पास कांग्रेस की तरफ से। अरुण साहब आपका सवाल मैं उन्हीं के पास ले जाता हूं। जी न्यूज़।